नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम सर और आपका आज की क्लास में स्वागत है। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने रिएक्शंस जो थी हमारे अल्कोहल फिनोल ईथर वाली उसको हम लोग कर रहे थे। अल्कोहल फिनोल की हम रिएक्शंस पे चल रहे थे और यहाँ पर भी जो रिएक्शन हम लोग करने जा रहे हैं वो फास्फोरस हैलाइड के साथ है। तो जब भी अल्कोहल PCl3 के साथ यानी फास्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये RCl का निर्माण करता है और H3PO3 जो होता है बाहर निकल जाता है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो अगर एक अल्कोहल PCl5 के साथ रिएक्शन करता है, PCl5 है, देखो ना 3 है और 5 है, तो RCl बनता है और POCl3 HCl बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये फास्फोरस हैलाइड के साथ इसकी रिएक्शन होती है। थायोनिल क्लोराइड के साथ भी SOCl2 के साथ भी इसकी रिएक्शन होती है। जब अल्कोहल SOCl2 के साथ pyridine के जो प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो RCl यानी अल्काइल आपका जो हैलाइड है वो बाहर निकल जाता है, SO2 गैस के रूप में बाहर निकल जाती है और HCl बाहर निकल जाता है। उसी प्रकार से रिएक्शन अमोनिया की बात कर लें तो एल्यूमिना का जनरल यूज करते हैं, Al2O3 का यूज करते हैं डिहाइड्रेट एजेंट के रूप में, डिहाइड्रेशन यहाँ पर होता है। तो ROH प्लस NH3 का यूज हम करते हैं तो H2O बाहर निकल जाता है, यहाँ पर देखिए H2 बाहर निकल के अलग हो जा रहा है। ठीक है, और RNH2 का निर्माण हो रहा है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। रिएक्शन इन्वॉल्विंग कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, यहाँ पर एक रिएक्शन है जिसमें कि कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल हम लेते हैं। ठीक है, पहली रिएक्शन जो है डिहाइड्रेशन है। ठीक है, जिसमें H2O का रिमूवल करते हैं, डिहाइड्रेशन यानी पानी का निकलना। पहला है इंटरमोलिकुलरिटी रिमूवल ऑफ H2O, जिससे कि ईथर का फॉर्मेशन होता है। और दूसरा है इंट्रामोलिकुलरली रिमूवल ऑफ H2, इसमें कि एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईथर का भी हो रहा है और एल्कीन का भी हो रहा है। जब भी इथाइल अल्कोहल को H2SO4 कंसंट्रेट यानी जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसका अगर आप रेट करवाते हैं 140 डिग्री सेल्सियस में, तो विलियमसन कंटिन्यूस एस्थेरिफिकेशन होता है जिसमें कि C2H5O C2H5O बनता है। ठीक है, और 170 डिग्री में CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, इसमें कि आपका क्या बनता है, एल्कीन बनता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टेम्परेचर का बहुत बड़ा यहाँ पर रोल होता है। इसके साथ ही कि कहाँ से वो चीज निकल रही है आपकी, कहाँ से आपका H निकल रहा है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, है ना। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ईज ऑफ डिहाइड्रेशन फॉलोज। तो अगर सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन कहाँ से इजी होगा, तो सबसे ज्यादा थर्ड डिग्री यानी कि टर्शरी जो ROH होता है जिसमें कि 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं, वो वहां से ज्यादा होगा, फिर सेकेंडरी से और फिर प्राइमरी से ज्यादा होगा। ठीक है, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन, पैरा अल्कोहल हम ले रहे हैं, इसमें CO की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस में इसका निर्माण हो रहा है। क्या बन रहा है आपका, एसिटाल्डिहाइड बन रहा है और H2 बाहर जा रहा है। ठीक है, फिर अगर हम देखें तो एस अल्कोहल को भी हम ले सकते हैं और इसके पोषण के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर एसीटोन बन जाएगा। ठीक है, और टर्शरी अल्कोहल को भी हम सेकेंडरी प्राइमरी अल्कोहल होगी, सॉरी प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल टर्शरी अल्कोहल को हम लेते हैं, तो यहाँ पर पैरा उसमें होता है, हम सॉरी प्राइमरी कहना चाह रहा था मैं। तो टर्शरी अल्कोहल को हम इसमें लेते हैं CO की प्रेजेंस 300 डिग्री सेल्सियस में, तो आइसोब्यूटाइलिन बन जाता है और H2O का डिहाइड्रेशन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन क्या होता है। उसी प्रकार से ऑक्सीडेशन की बात कर लेते हैं। प्राइमरी अल्कोहल में ऑक्सीडेशन आप देख रहे हैं किस प्रकार से हो रहा है, KMnO4 और K2Cr2O7, इसका यूज हमेशा ऑक्सीडेशन में किया जाता है। कोई भी रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो उसमें इसका यूज ज्यादा किया जाता है। ठीक है, RCHO का निर्माण होता है, RCHO को फिर आप रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज करते हैं तो RCOH यानी आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर उसके बाद अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल की बात कर लें, ठीक है, दो आपका एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल की बात कर लें तो यहाँ पर भी सेम KMnO4 K2Cr2 और 7 का यूज हम करते हैं। RC डबल बॉन्ड OR यहाँ पर आपका बनता है। ठीक है ना, आपका कीटोन बन जाता है। फिर H प्लस और KMnO4 की प्रेजेंस में आप देखेंगे तो अगर आप रूम टेम्परेचर पर करते हैं ऑक्सीडेशन तो कोई रिएक्शन आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन हाई टेम्परेचर पर करते हैं तो एसिड बनता है, लेस कार्बन बन जाता है, तो ये एसिड का फॉर्म बन जाएगा। COH का ग्रुप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, COH यहाँ पर आपको बन जाएगा। ठीक है, ये देखने को मिल जाएगा। टर्शरी अल्कोहल का हम देखें तो तीन तीन इसमें ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3 R ग्रुप इसमें जुड़े हुए हैं। ये अगर आप रूम टेम्परेचर पर करते हैं तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नजर नहीं आएगी। अगर आप हाई टेम्परेचर पर करते हैं तो यहाँ पर एसिड होगा, ठीक है, लेस कार्बन होगा, यहाँ पर भी COH आपका ग्रुप जो होगा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जनरली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन जब भी आप करवाएंगे, याद रखिएगा, जब भी आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ऑक्सीडेशन में जनरली, एक मिनट है,
एक मिनट। ऑक्सीडेशन में जनरली क्या होगा, ऑक्सीडेशन में जनरली आपको COH में ट्रांसफर हो जाएगा, COH ग्रुप बनाना है, ये आपको बनाना है, ठीक है, याद रखिएगा ये आपको बनाना है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। रिडक्शन देखिए, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशन ऑफ O2 हो रहा है। और रिडक्शन में क्या होता है, देखिए रिडक्शन में क्या होता है, जहां पर रिडक्शन की बात हम करते हैं तो रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ H का यहाँ पर क्या होता है, एडिशन होता है। तो एडिशन जहां पर O का एडिशन होगा तो ऑब्वियसली वहां पर एसिड बनेगा, वहां पर कोई बहुत बड़ा इसमें आपको तुक्का नहीं मारना है कि क्या बनेगा, जनरली अगर यहाँ पर हम यूज करेंगे तो एसिड यहाँ पर बनने वाला है, ठीक है। रिडक्शन में हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो एल्डिहाइड कीटोन का निर्माण करता है, ठीक है। जनरली एल्डिहाइड और कीटोन ज्यादातर बनते हैं जब आपका क्या बनता है, रिडक्शन होता है, तो एल्डिहाइड कीटोन का निर्माण ज्यादा होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड जब ज्यादा बनता है जब ऑक्सीडेशन होता है, इस बात को याद रखिएगा। क्या करते हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के बीच में डिस्टिंक्शन करने के लिए आपको एक टेस्ट करना पड़ेगा, जिस टेस्ट का नाम है ल्यूकस टेस्ट। ल्यूकस टेस्ट आपको वहां पर करना पड़ेगा, ठीक है। और ल्यूकस टेस्ट करवाने के लिए आपको ल्यूकस रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी। ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है, मिक्सचर होता है, किसका मिक्सचर होता है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl का और एनहाइड्रस ZnCl2 का क्या होता है, मिक्सचर होता है। इन दोनों को जोड़कर आपका क्या बन जाता है, आपका ल्यूकस रिएजेंट बन जाता है। प्राइमरी अल्कोहल जब आप इसका यूज करते हैं तो नो टर्बिडिटी, कोई टर्बिडिटी आपको नजर नहीं आएगी रूम टेम्परेचर पे। सेकेंडरी अल्कोहल में टर्बिडिटी अपीयर होगी 5 मिनट बाद, 5 मिनट लगेंगे। और टर्शरी अल्कोहल में टर्बिडिटी जो होगी 2 से 3 सेकंड में आपको आ जाएगी। तो अगर वो टर्शरी होगा तो 2-3 सेकंड में आपको टर्बिडिटी नजर आ जाएगी, अगर सेकेंडरी होगा तो 5 मिनट बाद आपको टर्बिडिटी नजर आएगी, और 5 मिनट बाद भी टर्बिडिटी का नजर ना आए तो आप कह सकते हैं कि ल्यूकस रिएजेंट के माध्यम से प्राइमरी अल्कोहल होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन किस पर बनता है, ल्यूकस, ठीक है, वो बनता है ल्यूकस रिएजेंट क्या है। तो यहाँ पर ल्यूकस रिएजेंट के ऊपर क्वेश्चन बनता है कि ल्यूकस रिएजेंट क्या है, ठीक है। तो कैसे उसको हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को देखने में, जांचने में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। इसी के अलावा मेयर टेस्ट भी आपका अगर देखें तो ये भी इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी अल्कोहल में जब विक्टर मेयर टेस्ट हम करवाते हैं, जनरली आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि PiI2 फिर AgNO2 फिर HNO2 का यहाँ पर यूज होता है विक्टर मेयर टेस्ट में। प्राइमरी अल्कोहल जो होता है वो रेड कलर देता है, सेकेंडरी अल्कोहल ब्लू कलर देता है, और टर्शरी अल्कोहल जो होता है वो नो कलर देता है, उसमें आपको कलर नजर नहीं आएगा, उसका कलर मौजूद नहीं होता, नो कलर आपको देता है, वहाँ पर आपको कलर देखने को नहीं मिलेगा। तो विक्टर मेयर टेस्ट जनरली देखा जाए तो ल्यूकस रिएजेंट, ल्यूकस टेस्ट और विक्टर मेयर टेस्ट इसमें क्या होते हैं, पूछे जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा डाइक्रोमेट टेस्ट की बात कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल में पहचानना है कौन सा वाला है, तो यहाँ पर आपको डाइक्रोमेट टेस्ट बोलते हैं। प्राइमरी अल्कोहल में जैसे ही आप यहाँ पर H+ और K2Cr2O7 का यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको ग्रीन कलर का नजर आएगा, एसिड तो मिलेगा लेकिन ग्रीन कलर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, एसिड मिलेगा देखने को। सेकेंडरी अल्कोहल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ग्रीन कलर देखने को आएगा, लेकिन इस समय आपको क्या दिखेगा, कीटोन नजर आएगा। और टर्शियरी अल्कोहल को अगर आप करेंगे तो नो ऑक्सीडेशन रिमेन्स ऑरेंज, ऑरेंज कलर का यहाँ पर यूज हो रहा है, Cr+ का यहाँ पर रिमेन्स ऑरेंज रहेगा, नो ऑक्सीडेशन यहाँ पर करेगा और ऑरेंज कलर आपको नजर आएगा, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं आपको नजर आएगा, ऑक्सीडेशन का प्लेस नहीं करेगा, या आपको टर्शियरी अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है, क्या है। अच्छा, एक मिनट, ओके। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल की बात कर लेते हैं। फिनॉल क्या होता है, फिनॉल पहली बात कलरलेस होता है, इसमें कलर नहीं होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है, जैसे चीनी का दाना होते हैं उसी टाइप से ये बड़े बड़े दाने इसके होते हैं, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। जैसे आप इसको एयर और लाइट में एक्सपोजर करवाते हैं तो इसमें स्लो ऑक्सीडेशन शुरू आता है और इसका कलर जो होता है पिंक कलर आपका ये इसका होना शुरू हो जाता है फिनॉल का, ठीक है, फिनोक्विनिन ये बन जाता है, ठीक है, और पिंक कलर का ये होता है जनरली, ठीक है। पॉइजनस नेचर होता है, जहरीला होता है, मगर इसको आप एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की तरह भी आप क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं।
ये फिनॉल जो होता है स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होता है, थोड़ा सा पानी में क्या होता है सॉल्युबल होता है, और रेडिली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जल्दी से क्या होता है घुल जाता है। अगर फिनॉल की सॉल्युबिलिटी वाटर में बात करें तो ये अल्कोहल से कम होती है, मच लोअर देन अल्कोहल होती है, बिकॉज द लार्जर हाइड्रोकार्बन पार्ट इन द मॉलिक्यूल, क्योंकि उसमें हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होता है वो ज़्यादा अहमियत रखता है, और जितना ज़्यादा लार्ज पार्ट होगा हाइड्रोकार्बन का उतनी ही ज़्यादा सॉल्युबिलिटी जो होगी वाटर में क्या होगी, कम होगी। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और अगर हम देखें तो यहाँ पर एक पॉइंट है इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होती है, तो जो फिनॉल होता है उसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन एरल हाइड से। तो फिनॉल का जनरली अगर देखा जाए तो इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग है उसके कारण से जो इसमें हमें बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी जो होगी आपको याद करनी पड़ेगी, इसको याद करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये आपको एज इट इज याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में OH ग्रुप के साथ जब रिएक्शंस होती हैं तो बहुत सारी केमिकल चीजें देखने को हमें मिलती है। तो पहला पॉइंट वही हम पढ़ रहे हैं कि रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप, OH ग्रुप के साथ रिएक्शन होने के कारण क्या होता है। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप की अगर बात करें तो पहली चीज एसिडिक नेचर, पहली चीज हमें देखने को मिलता है एसिडिक नेचर। क्या मतलब है एसिडिक नेचर का, कि फिनॉल जो होता है वो वीक एसिड होता है, और एसिडिक नेचर जो होता है फिनॉल का वो होता है क्योंकि इसके अंदर स्टेबल फिनो ऑक्साइड आयन जो होता है वो बन जाता है सॉल्यूशन में। जैसे ये आप सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसमें स्टेबल फिनो ऑक्साइड आयन बन जाता है। ठीक है, अब क्यों स्टेबल है, तो रीजन उसका क्या है, रेजोनेंस, क्योंकि ये रेजोनेंस करता है, रेजोनेंस दिखाता है, तो ये स्टेबल है। ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है बेंजीन पर, ठीक है, वो जनरली इस चार्ज को, बेंजीन की रिंग जो होती है वो स्टेबल कर देती है। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2 Cl फिनॉल के साथ जुड़ जाए तो ये फिनॉल की एसिडिटी को बढ़ा देते हैं, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे CH3 इसमें जुड़ जाए तो ये एसिडिटी जो थी फिनॉल की उसको घटा देते हैं। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि एसिडिटी कब बढ़ेगी, एसिडिटी कब घटेगी। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे तो एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, और जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप उसमें जाएंगे तो एसिडिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर C6H5OH प्लस H2O, C6H5O माइनस H3O पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर एक नोट अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, अपने नोट्स में बना लीजिएगा नोट यहाँ पर ये वाला, कि फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड। फिनॉल जो होता है कैसा होता है, स्ट्रॉन्गर एसिड होता है अल्कोहल से। इसको याद रखिएगा कि फिनॉल जो होते हैं वो अल्कोहल से कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं, बट वीकर देन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इवन कार्बोनिक एसिड। लेकिन जो फिनॉल होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या होते हैं, वीक होते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप लोग क्या करेंगे, याद करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको बार बार पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसको इग्नोर आप नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है। चलिए ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम देखें कुछ रिएक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, रिएक्शन विद PCl5 हमने पहले भी देखा है कि जैसे ही फिनॉल PCl5 से जुड़ता है तो वो C6H5Cl का निर्माण करता है और POCl3 बाहर निकल जाता है, इससे बाहर निकल जाता है। सेम चीज यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। 3C6H5OH POCl3 में C6H5 3PO4 और 3HCl यहाँ पर बनता है। ठीक है, यानी कि बाई प्रोडक्ट जो बनते हैं वो है ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, ये आपका ट्राइफिनाइल फॉस्फेट बनता है। अगर आप फिनॉल का रिएक्शन जिंक डस्ट से करवाते हैं तो रिडक्शन होगा, जिंक डस्ट में रिडक्शन होता है, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। ठीक है, और आपको बनता है C6H6 यानी बेंजीन आपको बन जाता है। ठीक है, बेंजीन आपको बन जाता है, फिनॉल से OH ग्रुप आपको बाहर निकल जाता है। ठीक है, और बेंजीन यहाँ पर बन जाता है, रिडक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अगर हम बुचेलर रिएक्शन को देखें जिसमें कि जनरली फिनॉल जो होता है वो NH3 के साथ रिएक्ट करता है, तो उससे जो बनता है वो बनता है एनिलीन। ये याद रखना, एग्जाम में पूछा सकता है कि एनिलीन जो बनता है वो किससे बनता है, वो आपकी बुचेलर रिएक्शन से बनता है। जब फिनॉल क्या होता है NH3 के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2 और NH4 टू
SO3 NH3 150 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए और 300 डिग्री सेल्सियस तापमान भी इसमें चाहिए होता है। NH3 के लिए 150 डिग्री सेल्सियस तापमान इसमें चाहिए होता है। ठीक है, एनिलीन बन जाता है। रिएक्शन विद FeCl3, फिनोल जो होता है वो वॉयलेट कलरेशन देता है जब वो FeCl सॉल्यूशन के साथ मिलता है। तो ये याद रख लीजिएगा कि जैसे FeCl3 के साथ मिलेगा ये वॉयलेट कलर देखा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। और कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, आपने कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स कलरफुल होते हैं। ठीक है, तो जनरली ये वॉयलेट कलर देखने को हमें इसमें मिलता है। ठीक है, क्लियर है। एसिटाइलेशन की बात कर लेते हैं। फिनोल जब भी एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो ठीक है, एसिड एनाइड्राइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो फिनाइल एस्टर का निर्माण करता है। ये एग्जाम में आ सकता है आपका। ठीक है, यहाँ पर देखिए HCl आपका बाहर हो जाएगा और HCl बाहर होने के बाद आपका क्या बन जाएगा, आपका आपका फिनाइल एस्टर आपको देखने को हमें मिलता है। ये आप याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, तो इग्नोर नहीं करेंगे। बेंजोलाइजेशन, बेंजोलाइजेशन हमने अल्कोहल के केस में भी पढ़ा है। फिनॉल में आप देख सकते हैं, इसको शॉर्टन बॉम्बे रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, सेम HCl यहाँ से बाहर हो जाएगा और ये आपका इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, सेम रिएक्शन जिससे ही है हमारा। ठीक है, बेंजोलाइजेशन बोलते हैं, बेंजीन एडिशन से। रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग, तो रिएक्शन जो था OH ग्रुप के साथ थी। अब बेंजीन रिंग के साथ भी हम लोग कुछ रिएक्शंस को देख सकते हैं। अब OH ग्रुप is ortho and para directing, it activates the benzene nucleus. OH ग्रुप जो होता है जनरली वो रिएक्शन को ऑर्थो और पैरा पे करवाता है, जैसे हैलोजिनेशन पे आप देखेंगे। तो यहाँ पर आप जब भी किसी फिनॉल को आप हैलोजन से जोड़ेंगे तो वो ऑर्थो पोजिशन पे और मेटा पोजिशन पे आपको क्या कर देगा, भेज देगा उस Br को या उस हैलोजन को। ठीक है, और ज्यादा Br3 Br का यूज हो रहा है तो ये वाली भी आपकी ऑर्थो पोजिशन, ये पोजिशन आपकी ऑर्थो है और ये मेटा पोजिशन है। तो जनरली अगर आप देखेंगे तो जो भी आपका OH ग्रुप होता है बेंजीन के ऊपर वो हमेशा ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर आपको क्या करता है, भेज देता है जो भी ग्रुप उसमें जुड़ रहा होता है। तो इस पॉइंट को भी आपको क्या करेंगे, याद रखेंगे। नाइट्रेशन की बात कर लेते हैं। फिनॉल जब भी HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो भाई वहां पर भी सेम ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे जो आपका नाइट्रो है, नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाता है, वो ऑर्थो पैरा नाइट्रो का निर्माण करता है। ठीक है, और ज्यादा ही अगर आप उसमें जोड़ेंगे तो फिर वही सेम चीज ऑर्थो पोजिशन पे आपका दोनों आ जाएंगे और आपका मेटा पोजिशन पर आ जाएंगे। तो आपका 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल पिक्रिक एसिड आपका बन जाता है। ठीक है, तो नाइट्रेशन में भी सेम प्रोसेस रहेगी, क्योंकि जो ग्रुप ही आपका OH है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो कोई से भी इनकमिंग ग्रुप जो होगा, चाहे वो आपका आपका हाइड्रोजन ग्रुप हो, चाहे वो आपका आपका नाइट्रो ग्रुप हो, वो आपका ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे ही जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। और सेम तौर पे सल्फोनेशन में अगर हम देखेंगे, सल्फोनेशन में भी सेम हो रहा है कि जो फिनॉल होता है वो H2SO4 का रिएक्ट करता है और वहां पर ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड यहाँ पर बना देता है। ठीक है, तो यहीं पर सेम चीज, यहीं पर भी आपका ऑर्थो पोजिशन और यहीं पर आपका पैरा पोजिशन पे क्या होगा, ये आपको देखने को मिलेगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, सेम चीज। हाँ, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन को देखते हैं। फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में अगर हम देखें तो फिनॉल जो है वो CH3 शेल के साथ रिएक्ट करता है एनहाइड्रस AlCl3 की पोजीशन में, तो वो ऑर्थोक्रेसॉल का निर्माण करता है और पैराक्रेसॉल मिलकर का निर्माण करता है। तो ऑर्थोक्रेसॉल और पैराक्रेसॉल का निर्माण वो करता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी एस्टेट ऑफ फिनॉल जब आप CH3COCl का यूज करते हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर भी ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी एस्टेट ऑफ फिनॉल का निर्माण होता है। सेम पोजीशन ऑर्थो और पैरा पे जाएगा। ठीक है, लेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HCl और HN के साथ रिएक्शन जो होता है, बेसिकली जो लिक्विड HCl और HCl गैस होती है उसको जनरली यूज किया जाता है इस फिनॉल के साथ। ठीक है, वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो इसमें CHNH का एक ग्रुप इसमें बन जाता है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसको जनरली हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये बन जाता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसमें बन जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये वाला रिएक्शन जो है ये भी आपकी इंपॉर्टेंट बन सकती है। देखिए, रिएक्शन जो होती है रटने वाली होती है और रिएक्शन के ऊपर हम लोग कुछ भी
ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, तो जनरली जो चीज़ रटने वाली है वो रटने वाली होती है। इसी प्रकार से रिगमर टीमन रिएक्शन को भी देख लेते हैं। रिगमर टीमन रिएक्शन में देखेंगे फिनॉल जो होता है, फिनॉल on refluxing with chloroform and NOH followed by acid hydrolysis yields orthohydroxybenzaldehyde when CCl4 is used, salicylic acid is formed। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है कि जब भी आप CHCl3 का यूज करेंगे फिनॉल के साथ, तो उससे आपका सैलिसिलडिहाइड ही बन जाएगा। ठीक है NOH की। लेकिन जब CCl4 का यूज करेंगे आप, तो उसका सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। बस एक में एल्डिहाइड बन रहा है, कब बन रहा है, और एक में सैलिसिलिक एसिड बन रहा है, कब बन रहा है, याद रखिएगा। जब आप CHCl3 का यूज कर रहे हैं तो सैलिसिलडिहाइड बन रहा है, और जब आप क्या कर रहे हैं, जब आप CCl4 का यूज कर रहे हैं तो सैलिसिलिक एसिड बन रहा है। तो रिमर टीमन रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म जनरली और NaOH का यूज हम जनरली करते हैं। ठीक है, और जब ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड हम जब उसको निकालते हैं जनरली, ठीक है, तो उसमें सैलिसिलडिहाइड, और उसके बाद हम देखें तो अगर CCl4 का यूज कर रहे हैं तो उसमें सैलिसिलिक एसिड इसमें बन जाता है। बेसमेंट रिएक्शन, इसमें जनरली सैलिसिलिक एसिड बनता है। कैसे बनता है, सिंपल सी बात है इसमें कि फिनॉल को CO2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, NaOH की प्रेजेंस में करवाते हैं। ठीक है, ONA CONA बन जाता है, H की जगह पे Na आ जाता है, और बाद में जब इसका प्रोटोनेशन करवाते हैं, एसिडिफिकेशन करवाते हैं, तो OH COH बन जाता है, सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। ठीक है, और अगर हाइड्रोजनेशन की बात की जाए, तो भाई हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें जनरली क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन को ऐड किया जाएगा। तो जब भी आप फिनॉल में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, तो इसके अंदर के डबल बॉन्ड जो होते हैं, डबल बॉन्ड टूटकर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होते हैं, और वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, डबल बॉन्ड का क्या होता है, सिंगल में कन्वर्ट होता है, और वो कैसा साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है, साइक्लोहेक्सेन या साइक्लोहेक्सेनॉल बना देता है वो चीज। तो हाइड्रोजनेशन में जनरली जितने भी स्टूडेंट आप समझ रहे हैं इस चीज को, तो हाइड्रोजनेशन में एक बात को याद रखिएगा कि भाई एडिशन ऑफ हाइड्रोजन उसमें होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन उसमें होता है, और जब भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन उसमें होता है तो भैया डबल बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और वो अंदर जो बेंजीन की स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि डबल बॉन्ड होता है, वो स्ट्रक्चर टूट जाता है, और सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है। जहां पर सिंगल बॉन्ड होता है वहां पर आप जनरली साइक्लिक स्ट्रक्चर को साइक्लो नाम से आप यूज करते हैं। साइक्लोहेक्सेनॉल, ये 6 कार्बन इसमें जुड़े हुए हैं, तो साइक्लोहेक्सेनॉल नाम से इसको आप जानते हैं। ठीक है, फ्रीज रीअरेंजमेंट रिएक्शन, देखो ये सारी रिएक्शन जो हम देख रहे हैं, जनरली ये रिएक्शन जो है ये रटनी पड़ेंगे बेटा, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, फिनॉल को आप CH3COCl के साथ रिएक्ट करवा के pyridine में फिनाइल एसिडेट बनाते हैं, और ये फिनाइल एसिडेट को जब आप एनाहाइड्राइज AlCl3 में करते हैं तो OH COCH3 और OH COCH3, क्योंकि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जनरली ये बनता है। कपलिंग रिएक्शन की बात कर लें तो डाइजेनियम क्लोराइड, ये आपको डाइजेनियम क्लोराइड इसको कहते हैं। ठीक है, तो फिनॉल को जब आप डाइजेनियम क्लोराइड के साथ एल्कलाइन सॉल्यूशन, NaOH एल्कलाइन सॉल्यूशन है, में मिलाते हैं, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन आपकी देखने को हमें मिलती है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको रटना पड़ेगा आपको। कपलिंग रिएक्शन जो है ये नोट मैं इसको लिख देता हूँ, नोट को आप कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसको। ठीक है, कपलिंग रिएक्शन को लेडरर मनास से कंडेंसेशन विद फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल कंडेंस होता है HCHO जब आप NOH या वीक एसिड की प्रेजेंस में उसको करते हैं। ठीक है, जिससे ये पॉलीमर बनता है, इसको बोलते हैं बेकलाइट, ये रेजिन बनता है। कैसे कर रहे हैं, फिनॉल के साथ HCHO NaOH रिएक्शन कर रहा है, OH CH2OH प्लस OH CH2OH पॉलीमराइजेशन कंडेंसेशन विद HCHO, और ऐसा आपको जो बन रहा है वो बन रहा है पॉलीमर बेकलाइट। रिएक्शन विद एसीटोन की बात करते हैं, यहाँ पर भी सिंपल सी बात है कि कंडेंसेशन विद एसीटोन, आपको कंडेंसेशन करना है तो फिर यहाँ पर आपको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको बिस्फिनॉल A या आइसोप्रोपाइलिडीन डाइफिनॉल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ऑक्सीडेशन की बात करें तो फिनॉल का जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ पर पैराबेंजोक्विनोन बनता है, और K2H2O8 के प्रेजेंस में करते हैं तो 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन बनता है, क्विनॉल बनता है। ये रट्टा मानना पड़ेगा, इसमें आपकी मैं कोई मदद नहीं कर सकता हूँ।
क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। कीमोटाइमर रिएक्शन में फॉर्मुलेशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ, तो इसमें डाइकार्बिन और डाइकार्बिन और फिनोक्साइड आयन इसमें यूज जनरली, इसका आंसर है आपका। फिनोल रिएक्ट विद द बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड सॉल्यूशन टू फॉर्म अ कंपाउंड ऑफ द स्ट्रक्चर 2 यहाँ पर आपका हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। विच इज द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट शो फिनोलिक प्रॉपर्टीज, कौन सा शो नहीं करेगा, ये शो नहीं करेगा, फिनोल प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा आपका। फिनोल प्रॉपर्टी के लिए फिनोल ग्रुप का होना जरूरी होता है, यहाँ पर फिनोल ग्रुप लगानी है तो ये नहीं शो करेगा। The number of dihydric phenols possible with the molecular formula C6H6O2, तो इसमें है 3 होते हैं जनरली, तो उसका आंसर क्या है 2 होगा, ठीक है। जेएमई 2024 का क्वेश्चन है, phenol treated with chloroform in presence of sodium hydroxide which further hydrolyzed in the presence of an acid result into true hydroxybenzaldehyde, तो hydroxybenzaldehyde इसमें जनरली बनता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए हम यही करते हैं, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे मेथनॉल, कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ मेथनॉल के बारे में बात करेंगे। आज के लिए काफी है, जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं।